नमस्कार मित्रों। ममता दीदी को कुछ दादा लोगों ने समझा दिया है कि वो एक प्रधानमंत्री बन सकती है। समझाने के बाद ममता दी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उनको लग रहा है कि बस 2024 में मोदी के बाद ममता दीदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाएंगी। ये दीदी को भी लग रहा है और समझाने वाले दादा लोग को भी लग रहा है। कैसे दीदी प्रधानमंत्री बनेंगी और क्या क्या दिक्कतें हैं, सब बताता हूँ। पहले यह विस्फोटक खबर सुन लीजिए कि पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएस मतलब चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर जो झगड़ा चल रहा है पश्चिम बंगाल और केंद्र की सरकार के बीच, वह भी इसी प्रधानमंत्री बनने की रणनीति का हिस्सा है। अब आप बोलेंगे कि दूर की कौड़ी क्यों लाते हो, मैं बताता हूँ आपको। हुआ क्या, प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल गए तूफान के लिए रिव्यू मीटिंग करने। आरोप है कि उस मीटिंग में ममता दीदी और सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी थोड़ी देर के लिए आए, देर से आए और तुरंत चले गए। केंद्र ने अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस भेजा कि आप 31 तारीख को सुबह 10 बजे 31 मई की सुबह 10 बजे दिल्ली में रिपोर्ट कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, ममता दीदी ने अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली नहीं जाने दिया, रिजाइन करवा दिया। बोले कार्यकाल पूरा हो गया 31 मई को, और उन्हें अपना मुख्य सचिव बना लिया। केंद्र और चिढ़ गया, एक नोटिस और भेजा है कि 3 दिन में जवाब दो कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी, उसमें आप नहीं आए, आपने नियमों का उल्लंघन किया। अगर 3 दिन में जवाब नहीं देते अल्पन, और अगर जवाब से केंद्र संतुष्ट नहीं होता तो उन पर एफआईआर हो सकता है। दरअसल अल्पन बंदोपाध्याय को मुख्य सचिव पद से रिटायर करवा के अपना मुख्य सलाहकार बनाने के पीछे ममता बनर्जी की रणनीति है। वे केंद्र को चिढ़ा रही हैं, मोदी जी को चिढ़ा रही हैं, केंद्र को चुनौती दे रही हैं और खुद को मोदी के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश कर रही है। नहीं तो जिस अंदाज में उन्होंने तुर्की के अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मिस्टर पीएम, मन की बात पीएम, उससे समझिए ममता बनर्जी की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी के मुकाबले खुद को खड़ा करने की है कि अगर मोदी है तो उसके मुकाबले अगर पूरे देश में कोई नेता है तो वह ममता बनर्जी है। और इसी रणनीति के तहत, इसी के लिए अल्पन बंदोपाध्याय का मुद्दा दीदी खींच रही है और उसको टकराव का मुद्दा बना रही है। 1 मिनट में मुद्दा सुलझ सकता था अगर केंद्र ने अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली ज्वाइन करने के लिए कहा। 31 मई को अल्पन जाते, ज्वाइन करते, दूसरे दिन रिजाइन मारते, बंगाल वापस आते, मुख्य सलाहकार बन जाते। ममता चाहे उनको मंत्री बना देती, चाहती राज्यसभा में भेज देती, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अल्पन बंदोपाध्याय को नहीं जाने दिया। अल्पन बंदोपाध्याय दिल्ली नहीं गए और मुद्दा खिंचता जा रहा है। केंद्र ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि प्रधानमंत्री की बैठक में एक चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव देर से आने की हिम्मत करे और आने के साथ लौट जाए, ये कैसे हो सकता है। और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनों की रणनीति के तहत इस मुद्दे को खींच रही है। किन शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, किन शब्दों में 5-5 पन्ने की चिट्ठी लिख रही है प्रधानमंत्री को, और किन शब्दों में नरेंद्र मोदी को पुकार रही है, मिस्टर पीएम, मिस्टर मन की बात पीएम। इससे लगता है कि खुद को मोदी के मुकाबले खड़ा करो। देश की जनता को या जो मोदी विरोधी लोग हैं उनको बताओ कि मोदी से कोई मुकाबला अगर कर सकता है तो वह ममता बनर्जी है। और इसी रणनीति के तहत अल्पन बंदोपाध्याय का मुद्दा खींचा जा रहा है, लंबा किया जा रहा है। उस मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बना दी गई है और इसमें ज़्यादा ममता बनर्जी का हिस्सा है इस टकराव में। ऐसा ममता बनर्जी उसी रणनीति के तहत कर रही है। मोदी से कौन लड़ेगा, मोदी से कौन लड़ेगा, मोदी से दीदी लड़ेगी। दादा लोगों ने भी दीदी को समझा दिया है। ये तो एक पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट में पूरे देश का मानचित्र सामने रखिए। नीचे की आइए, दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु,
पुडुचेरी, तेलंगाना, इस 6 राज्यों में कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जिसकी ख्याति पूरे देश का स्तर पे हो। सब अपने अपने सूबे के नेता हैं, तो वहाँ से प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार नहीं है। अब मिडिल में आइए, देश के मानचित्र के मिडिल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में नेता थे नीतीश कुमार, जो मोदी के मुकाबले एक उनकी छवि बन रही थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो बीच में भी कोई नहीं। थोड़ा सा ऊपर अगर बीच से जाइए तो दिखते हैं शरद पवार। शरद पवार बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी पार्टी भी छोटी है, महाराष्ट्र तक सीमित है। और ऊपर जाइए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, एक नेता अरविंद केजरीवाल, जिसकी ख्याति है पूरे देश के स्तर पे। और फिर इधर आइए तो ममता बनर्जी, और मोदी तो हैं ही, और राहुल तो हैं ही। इस तरह अगर प्रधानमंत्री पद की बात करें तो कितने लोग होते हैं? नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी में कोई दूसरा फिलहाल नहीं है, उनके समकक्ष भी नहीं है। उसके बाद राहुल गांधी स्वाभाविक नेता है, कांग्रेस इस देश की बड़ी पार्टी है, बीजेपी के बाद सर्वाधिक सांसद उसके पास है, तो राहुल गांधी स्वाभाविक उम्मीदवार है। तीसरे शरद पवार, चौथे अरविंद केजरीवाल, और पांचवें ममता बनर्जी। और ममता की पूरी रणनीति यही है कि केजरीवाल, शरद पवार और राहुल गांधी से खुद को ऊपर दिखा दो। केजरीवाल अब नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक नहीं करते, बहुत कम बोलने लगे हैं। शुरुआती दिनों में जब वे मुख्यमंत्री बने थे सीधा अटैक करते थे प्रधानमंत्री पे, इन दिनों चुप हैं। शरद पवार अटैक नहीं करते, बहुत कम। प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करने वाला एकमात्र नेता राहुल गांधी। लेकिन बीजेपी का आईटी सेल राहुल गांधी को पप्पू बनाने पे तुल जाता है। तो बचा कौन मोदी के मुकाबले? राहुल नहीं तो ममता। ममता की कोशिश यही है कि इतना संघर्ष करो केंद्र से, चाहे वो सही संघर्ष हो या बेफजूल हो, फिजूल हो, संघर्ष करो और मोदी के मुकाबले खुद को खड़ा करो कि कल जब अगर बहुमत मिले विपक्ष को या गोलबंदी हो तो राहुल से ज़्यादा मार्क्स ममता को मिले और ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री बने। ये दूर की कौड़ी है, लेकिन पूरी रणनीति ममता बनर्जी की यही है और मोदी विरोध के पीछे उनका मकसद यही है। समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं तो अल्पन बंदोपाध्याय का मुद्दा इतना बड़ा नहीं था कि उसको इतना खींचा जाता, और यह मुद्दा अभी और चलेगा क्योंकि केंद्र ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और ममता की तो रणनीति का हिस्सा ही है। अब देखिए कि दादा लोगों ने दीदी को जो समझाया है वह फलीभूत होता है या नहीं होता है, क्योंकि 2024 तो अभी देर है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता भाई, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और हमारा संवाद बना रहे। जय हिंद।